अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज मैं आपके साथ शॉर्ट लेक्चर शेयर करने वाला हूँ। CS 201 है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसके मैंने पहले 3 लेक्चर की वीडियो बना के अपलोड की हुई है। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी या मेरे चैनल पे आप सर्च करके उसे चेक कर सकते हैं। ये इस जो आज की वीडियो है, इसमें मैं लेक्चर नंबर 4 से लेक्चर नंबर 6 कवर करने वाला हूँ। जो कि लेक्चर नंबर 4 से 6 तक, जी बिल्कुल, पेज नंबर 24 से स्टार्ट होना। तो आइए हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। इसमें हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमने एक लास्ट लेक्चर 3 के अंदर एक सैम्पल प्रोग्राम था और ऑपरेटर को यूज़ करने का तरीका देखा था। अब हम एक और प्रोग्राम देखेंगे। मैं आपको डायरेक्ट ये स्किप करके प्रोग्राम पे लेके जाता हूँ, वहाँ से मैं सारी बात ये लिखी हुई है, आप इसे रीड करके भी समझ सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट प्रोग्राम पे ले जाता हूँ। सबसे पहले आपने देखा था इंक्लूड iostream.h इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होता था। इसके साथ आपने यूजिंग नेम स्पेस std लिख लेना है, क्योंकि ये पुराने कंपाइलर के साथ इन्होंने लास्ट टाइम मैं बताना भूल गया था। पुराने कंपाइलर के साथ टर्बो कंपाइलर या कोई और कंपाइलर होगा जिसके साथ हम यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखते थे। लेकिन अब ये नए कंपाइलर जो आप डेव C++ यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपको यूजिंग नेम स्पेस std अपने कोड के स्टार्ट में लिखना लाजमी है यहाँ पर iostream के बाद। अदरवाइज आपका कोड जो है वो आउटपुट नहीं देगा या कंपाइलर आ जाएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इसके अंदर सारा आपका कोड लिखा जाता है। जो भी कोड आएगा वो सारा इसके अंदर आएगा। अब इसमें आपने जो ये प्रोग्राम है उसका क्या उसने कमेंट करके सबसे पहले बताया, द प्रोग्राम कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट आफ्टर प्रमोटिंग द यूजर टू एंटर द एज ऑफ द स्टूडेंट। वो आपको बारी बारी कहेगा कि स्टूडेंट की एजेस एंटर करो। 10 स्टूडेंट है क्लास में, सबकी बारी बारी एज एंटर करो और उनकी एवरेज एज कैलकुलेट करके आपको यूज़र को बताएगा कि किन स्टूडेंट की क्लास की एवरेज एज क्या है। उसके लिए पहले उसने क्या किया कि 10 वेरिएबल ले लिए, एज 1 से एज 10 तक डिक्लेयर करा दिया एज एन इंटीजर, क्योंकि एज इंटीजर ही होती है, वो पॉइंट में या जो डेसिमल फॉर्मेट होता है, ऐसे तो नहीं होगी कि 25.6 25 साल 30 साल 20 साल, कोई ऐसे फिक्स एज ही होगी। और टोटल एज भी जो है और यहाँ एवरेज भी जो उसकी निकालनी है, एवरेज भी हमने कैलकुलेट करनी है और टोटल भी उसकी कैलकुलेट करनी है। क्योंकि हम टोटल करेंगे तो उसे डिवाइडेड बाय करेंगे तो उसकी एवरेज निकलेगी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमने उसको एज एन इंटीजर लिया तो आपका रिजल्ट जो है वो एज एन इंटीजर आएगा। अगर हम यहाँ पर फ्लोट या डबल लेते तो फिर आपकी जो एवरेज जो है वो बेसिकली परसेंटेज आपकी उसी चीज़ में ही आती है, पॉइंट्स में ही। लेकिन हमें यहाँ हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो हमने यहाँ पर नहीं लिया। अब वो सारों में उसके बाद ये कर रहा है कि सारों की सी आउट प्लीज़ एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 1। सी इन यूज़ होता है, ये हमने पहली दफ़ा यूज़ किया है, पहले यूज़ नहीं किया था। सी इन के साथ देखें ग्रेटर देन का साइन है, ये नहीं है, उसको साइन शो कर रहा है कि ये आप इनपुट लोगे। ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपने वैल्यू रन टाइम पे स्टोर करनी है। सी आउट पे ये वैल्यू स्टोर करके आप ऑलरेडी दे रहे हो कि ये एज अ स्ट्रिंग जो है ये डिस्प्ले होनी है स्क्रीन के ऊपर। ये डिस्प्ले नहीं होगा इसके, आपको वो जब प्रोग्राम रन होगा, ये आपने खुद रन करके देखना। आज मैं आपको प्रोग्राम रन करके नहीं दिखाऊंगा, ये आपने खुद रन करके देखना है। इसका कोड को यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट करके कर लें या टाइप करके देख लें अपने हैंड आउट से। वो सारों का बारी बारी आपसे सिर्फ ये पूछेगा, जब आप ये लिखेगा उसके आपने आगे उसके एज लिखनी है, एंटर कर देना है। फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर 10 तक ये आपसे पूछता चला जाएगा कि एजेस दे दो। वो उन वेरिएबल्स के अंदर जो जो वेरिएबल होगा उसमें स्टोर कर देगा। उसके बाद आएगा कैलकुलेट द टोटल एज एंड एवरेज। अब टोटल एज को कैलकुलेट करने के लिए हमें सारी एज 1 टू लेके एज 10 को ऐड करना है। ठीक है, हमने उनको ऐड कर लिया। टोटल एज के अंदर एज 1 से प्लस एज 10 तक हमने सारे ऐड कर लिए। ठीक है, उसके बाद एवरेज एज जो है जितनी टोटल होती है क्वांटिटी आपकी, आप एवरेज जो हमारे पास टोटल एज आई उसको डिवाइडेड बाय 10 करना है। वो भी हमने एवरेज एज के अंदर स्टोर कर लिया। अब हमारे पास रिजल्ट जो है वो स्टोर हो गया, लेकिन वो जब तक हम उसे डिस्प्ले नहीं कराएंगे एवरेज एज को, वो शो नहीं कराएगा। अब हम क्या करेंगे, सी आउट लेस देन उसके अंदर लिखेंगे एवरेज एज ऑफ क्लास इज ये। उसके बाद दोबारा ये ब्रैकेट लिखे, उसके बाद एवरेज एज लिखेंगे।
अब ये देखें कि ये और सी इन में क्या फ़र्क है। सी आउट में जब आपने किसी वेरिएबल का आउटपुट देना होता है तो फिर आप वहाँ पर यहाँ पर अपना वेरिएबल का नाम लिख देते हो, ताकि आप वो नीचे आप आउटपुट देखें, वो आउटपुट ही ऐसे ही आपको शो होगा। आपसे वो एजिस पूछेगा और उसके बाद एवरेज एज ऑफ क्लास, आप इसको कैलकुलेट करके अपने पास कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल है, ये सिंपल प्रोग्राम था। आप इसको ये अभी तो हमने स्टार्टिंग देखी है, अब हम आगे देखेंगे कि जब मल्टीपल वैल्यूज़ हमें करनी होती हैं तो ये तो हमने बार बार एंटर किया, हेक्टिक काम हो गया ना कि अब 10 दफ़ा कोड कितना बड़ा हो गया। इसको हम छोटे तरह से कर सकते हैं, तो हम आगे 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 देखेंगे, पढ़ेंगे हम। अच्छा, सबसे पहले उसने कहा ये आपने कोई मैथमेटिक्स में इक्वेशन देखी हो कि y इज इक्वल टू ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर हमने इसे सी प्लस प्लस में लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे। हमने पहले पढ़ा था कि जो अलजेब्रिक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, उसको सी में कैसे लिखते हैं। लेकिन जब हम ऐसे लिख लेंगे तो हमने वो पढ़ी थी कि जब वो रीड करता है कंपाइलर, वो लेफ़्ट टू राइट रीड करता है, लेकिन उसमें कुछ उसकी होती है कि कौन सी चीज़ कौन सी पहले रीड होगी। जैसे मैथमेटिक्स में डिमास रूल होता है कि पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है, फिर बाद में कोई चीज़ अगर है तो अगर वो ज़्यादा है तो फिर लेफ़्ट टू राइट ही सॉल्व करेगा। लेकिन अब वो इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए हमने उसको ज़्यादा बेहतर रंग में, बेहतर यह है कि हम अगर उसे एक्सप्रेशन दें तो हम उसे अगर देते हैं कि हमें पाई की वैल्यू शो करानी है तो हम उसे स्केयर को हम ऐसे दे दें कि हम ब्रैकेट में दे दें, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ताकि ये पहले स्केयर सॉल्व हो के फिर ए से मल्टीप्लाई हो, फिर इसी तरह बी जो है वाई से मल्टीप्लाई हो के फिर वो सी में ऐड हो। ठीक है, एडिशन बाद में परफॉर्म होनी है तो प्रॉपरली जो है वो उससे उसका जो फ्लो है वो प्रॉपरली उसका कैलकुलेट हो। ठीक है, अगर हम इस तरह कर देंगे जैसे ये एक और इक्वेशन दी हुई है तो वो कंपाइलर को पढ़ने में मुश्किल होगी और ये एज अ लॉजिकल एरर कंसीडर होगा। आंसर तो वो दे देगा आपको, एडिशन मल्टीप्लिकेशन करके आपको दे देगा, जो कंपाइलर कंप्यूटर के, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था, स्टूपिड है, उसको नहीं समझ आती कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है। तो वो इस वजह से हमने उसको प्रॉपरली देना है। उसने और एग्जांपल भी दिए हैं, आप इनको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है कि जो ऑपरेटर हैं उनका हमने जो ऊपर ये पढ़ा, अब हम इनको इस्तेमाल भी करते हैं। उसने एक अगर कम्प्लेक्स ही आपको एग्जांपल दिए, ज़रा गौर से सुनिएगा कि वो कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ 4 डिजिट ऑफ इंटीजर, 4 डिजिट एज एन इंटीजर लेगा। ठीक है, आपके यूज़र से कोई भी लेगा, आपसे कोई डिजिट भी लेगा। ठीक है, और उनको अब शो द स्क्रीन, उस डिजिट को रिवर्ट करके, यानी ये 753 उसने कहा है, ये 753 का हमने एंटर किया तो वो 1357 उल्टा करके एक तो वो रिवर्ट कर दे और उसको सेपरेटली करके लिखे। ये एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो हम एक डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में, आपने शायद ऐसी कोई चीज़ सॉल्व की हो। अब हम पहले उसको एनालाइज करते हैं वो करने क्या लगा है। अब इसको करने के लिए मैं आपको सारी बात वैसे ही समझा देता हूँ कि अगर हम 1 2 3 4 लिखें ना, तो अगर हम उसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो जो उसका रिमाइंडर बचता है वो हमेशा आपका फर्स्ट लेटर आएगा 4 डिजिट में। मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ। देखें, 1 2 3 4 लिखा। आप इसे डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो जो लास्ट डिजिट क्या आया वो आपका ये आखिरी डिजिट है, वो पहले आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये बचा 1 2 3। अब हम 1 2 3 को दोबारा डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर तो इसका रिमाइंडर क्या आया 3। नेक्स्ट डिजिट क्या आ गया 3, आपको स्क्रीन पे वो प्रिंट कर देगा। इसके बाद क्या बचा है 12, 12 डिवाइडेड बाय 10, उसमें क्या रिमाइंडर बचा है 2। अब वो 2 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। अब उसके बाद क्या बचा है 1, 1 डिवाइडेड बाय 10 होगा तो क्या बचेगा 1। तो अब ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया। अब उसको सारे डिजिट मिल गए, वो स्क्रीन पे आपको प्रिंट कर देगा डिजिट। अब इस प्रोग्राम में देखें, आप प्रोग्राम टेक अ 4 डिजिट यूजिंग इफ़ यूज़र एंटर, आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले वो डिक्लेयर कर रहा है एक नंबर और एक डिजिट। डिजिट वो आपका वो होगा जो आपने
जिस पे मैनिपुलेशन होके रिजल्ट आना है आपका नंबर, वो है जो आप एंटर कर रहे हो। सी आउट प्लीज एंटर द 4 डिजिट। अब ये ऊपर आप कई जगह गौर कर रहे होंगे, ये क्या है, ये कमेंट है, हमने पहले भी पढ़ा था कि कमेंट करना लाजमी होता था कि पता चले उसने कमेंट किया प्रॉम्प्ट द यूज़र फॉर इनपुट, यानी यूज़र को वो करो कि भाई एंटर प्लीज एंटर द 4 डिजिट, ये स्टेटमेंट लिख के दो कि आपने 4 डिजिट का नंबर एंटर करना है। आपने कोई भी एंटर कर दिया, ठीक है। अब वो उसे कर कैसे रहा है, मैंने आपको बताया कि जो भी नंबर होगा, अब डिजिट उसने फाइंड कैसे करना है, पहला डिजिट नंबर मॉडुलस 10, जो नंबर है जो भी आपने 753 एंटर किया उसको डिवाइड कर लें 753 डिवाइडेड बाय 10, तो पहला डिजिट क्या आ गया 1। अब इसके अंदर डिजिट के अंदर 1 स्टोर हो गया, उसने 1 प्रिंट करके कॉमा डाल देगा वो, ठीक है। गेट द रिमेनिंग 3 डिजिट, अब उसके बाद फिर दोबारा नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10 करेगा, यानी जो नंबर में वैल्यू है वो दोबारा नंबर में वैल्यू स्टोर करके उसे फिर दोबारा डिवाइडेड बाय 10 करेगा। गेट द नेक्स्ट डिजिट, उससे वो नेक्स्ट डिजिट लेके आएगा, फिर उसको बाद दोबारा करेगा, फिर दोबारा करेगा, और उसके बाद आप देखें कि वो 567 का उसने 8765 जो है वो प्रिंट आपके स्क्रीन पे कर दिया, ठीक है। पहले 8 प्रिंट किया, फिर 7 प्रिंट किया, फिर 6 किया, फिर 5 किया, ऐसे ऐसे करके उसने बारी बारी जो है वो मॉड्यूलस कैलकुलेट किया और ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम आपको उम्मीद है क्लियरली समझ आ गई होगी। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो आपको मैं सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के बताऊंगा, आपने उसे खुद से सॉल्व करना है। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक अ रेडियस ऑफ सर्कल फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट द डायमीटर सर्कमफ्रेंसेस एंड एरिया ऑफ सर्कल एंड डिस्प्ले रिजल्ट। अब इनके फार्मूले आपको पता होंगे, नहीं तो ये यहाँ पर मेंशन होंगे। वो कहता है कि रेडियस ऑफ सर्कल आपसे लेगा यूज़र, हमने उससे डायमीटर सर्कमफ्रेंसेस सर्कल का और एरिया ऑफ सर्कल जो है वो फाइंड करके डिस्प्ले करना रिजल्ट में। प्रोग्राम आपका सामने लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ के आपको अंडरस्टैंड खुद से करना ही मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अच्छा, उसने कुछ टिप दी हैं कि डिस्क्रिप्टिव नेम आपके वेरिएबल का होना चाहिए, यानी प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव नाम होना चाहिए, जैसे एवरेज ऑफ एवरेज एज, टोटल एज, सर्कमफ्रेंसेस फाइंड करने के लिए यहाँ पर वेरिएबल क्या यूज़ किया, डायमीटर है, रेडियस है, और डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर नेम है वेरिएबल का। इंडेंट द कोड फॉर बेटर रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंड। इंडेंट द कोड, कोड को ऐसे तरीके से आपने लिखना है कि उसकी रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होगी। जब डिस्क्रिप्टिव नेम वेरिएबल के लिखे होंगे, जो आप सी आउट कर रहे हो, कोई चीज़ आपने डिस्प्ले करानी है तो स्ट्रिंग प्रॉपरली लिखी होगी। ये नहीं होगा कोई कैपिटल लेटर है, कोई छोटा लेटर है, या आपने सारा कैपिटल में लिख दिया, तो उसकी रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है वो बेहतर होनी चाहिए। अब उसके बाद कहता है पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लैरिटी के लिए फोर्स ऑर्डर ऑफ वैल्यूएशन। ऑर्डर ऑफ वैल्यूएशन हमने ऊपर वो एग्जांपल दिए मैंने इक्वेशन की, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस, वो ऐसे करके था, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई, और इस तरह करके हमने इक्वेशन पढ़ी थी ना, तो वो ऑर्डर ऑफ वैल्यूएशन कहलाता है। तो वो एक्सप्रेशन का प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको वो कंपाइलर कोई, अब कंपाइलर को तो नहीं पता, मैंने बताया कि वो बेवकूफ़ है, उसको नहीं पता चलता, उसने तो आपको एज इट इज़ जो है वो जो आप उसे दोगे वो उस तरह कैलकुलेट कर देगा। रीयूज द वेरिएबल फॉर बेटर यूजेज ऑफ मेमोरी। आपने ऐसे ही करना है कि एक ही वेरिएबल को मल्टीपल टाइम यूज़ करना सीखना है। हमने ऊपर एग्जांपल में नंबर को देखें, बार बार उसी नंबर को यूज़ किया, उसमें दोबारा जो नंबर आता था उसको हम स्टोर करा लेते थे, यानी नंबर डिवाइडेड बाय 10। जब आप नंबर डिवाइडेड बाय 10 करते हैं वो एज एन इंटीजर कैलकुलेट होता है। यहाँ पर आपको एक और कन्फ्यूजन आपको शायद हुई हो कि जब वो ये नंबर इज इक्वल नंबर डिवाइडेड बाय 10 कर रहा है तो वो रिमेनिंग 3 डिजिट ले रहा है। जैसे हमने ये 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 10 किया था, तो ये 1 2 3 अब नंबर में स्टोर करा रहा है इधर। पहले 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल स्टोर था, तो जब इसको डिवाइड किया तो अब नंबर में ये आ गया, अब नंबर का मॉड्यूलस उसका लेगा। तो एक ही वेरिएबल को हमने मल्टीपल टाइम रीयूज किया। अच्छा, उसके बाद
डिवीजन बाय ज़ीरो। आपको पता है मैथमेटिक्स में डिवीजन बाय ज़ीरो नहीं हो सकती, तो हमने ये भी कन्फ्यूजन नहीं करनी, मिस्टेक नहीं करनी कि हम उसमें डिवीजन बाय ज़ीरो दे दें तो वो कंपाइलर को तो समझ नहीं आएगी। कंपाइलर को क्या पता डिवीजन बाय ज़ीरो हो सकती है, हो सकता है वो इतना हो एडवांस कि वो आपको बता दे, पकड़ ले एरर, लेकिन उसको क्या पता है, उसको तो कुछ नहीं पता। आप उसको बताएंगे तो फिर ही है कि, या तो आप ये बता दें कि डिवीजन बाय ज़ीरो हो रही हो तो टेक केयर का मतलब करने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको ऐसी कोई इक्वेशन ही ना दें, ऐसी कोई कंडीशन ही ना दें, लेकिन उसके साथ आप उसको आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है वो हम उसके साथ कंडीशन कैसे देते हैं। प्रॉब्लम को एनालाइज करना है प्रॉपरली और फिर कोड करना है, पहले थिंक करो फिर राइट करो, ठीक है। अब हम उस कंडीशन और डिसीजन मेकिंग के ऊपर आते हैं कि हमें अगर कहीं पर डिसीजन लेना पड़ता है तो वो कैसे लेते हैं। उसका ये पेपर में पूछा जाता है कि इफ़ का स्ट्रक्चर क्या है, खाली इफ़ का, इफ़ स्टेटमेंट का इफ़, उसके बाद कंडीशन आती है, फिर उसके नीचे स्टेटमेंट है या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है। वो करली ब्रैकेट्स जो हमने ब्रेसेस देखी थी ना पहले, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इफ़ कंडीशन, उसके नीचे स्टेटमेंट। उसने ये एग्जांपल भी दिया है, अली हाइट इज़ ग्रेटर देन 6 फीट देन अली कैन बी अ मेंबर ऑफ टीम। लेकिन हम ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता अली हाइट इज़ ग्रेटर देन 6 फीट, उसको इंग्लिश नहीं आती। उसको हमने इसकी फॉर्म में समझाना है, कंडीशन उसको देनी है। वो मैं अभी आपको आगे एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ कि जैसे उसने एज 1 और एज 2 ली। एज 1 12 है, एज 2 10 है। अगर एज 1 एज 2 से बड़ी है, ये ग्रेटर देन, तो स्टूडेंट 1 इज ओल्डर देन स्टूडेंट 2। सिंपल। एज 1 एज 2 से बड़ी है, उसने अगर एज 1 एज 2 से नहीं बड़ी होगी तो फिर क्या होगा। हमने सोचा कुछ। अब अगर यहाँ पर सोचे हैं खुद से, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ खुद से भी सोचा करें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेस देन का साइन दे देते तो क्या वो ये प्रिंट करेगा आपने जब दिया? ऑब्वियसली यही प्रिंट करेगा वो। यहाँ वो कंपाइलर एरर दे देगा, यहाँ वो यही चीज़ प्रिंट कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि इस कंडीशन का स्टेटमेंट सिर्फ एक ही है और तो स्टेटमेंट है ही नहीं। ग्रेटर देन का साइन लगा दो, छोटा लगा दो, वो उसको नहीं पता। उसने कन्वर्ट करना है, उसको कहना है ये तो है ही नहीं, इससे बड़ा है ही नहीं। वो आपने करके भी देखना है, एक्सपेरिमेंट करके देखें, या लेस देन का साइन लगा के देखें क्या होता है। ये सारे अब आप उसको, उसने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन C++ में उसकी एग्जांपल और उसका मीनिंग समझाया है कि x इज़ ग्रेटर देन। अगर आपने किसी को बराबर करना है x को तो डबल इक्वल टू का साइन यूज़ होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे यूज़ होता है, आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा ऐसे यूज़ होता है, नीचे एक लाइन आती है। फिर लेस देन को इसी तरह, अब नॉट इक्वल टू, आप नॉट इक्वल टू C+ मैथमेटिक्स में इस तरह यूज़ करते हैं। C लैंग्वेज में हम ये नॉट इक्वल टू का ये इसको साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन मेरा ख्याल है कहते हैं इसको, बहरहाल चेक कर लीजिएगा आप। हम यहाँ पर इसको नॉट बोलते हैं, यानी ये नॉट साथ इक्वल टू, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई। ये डिफरेंट किस्म की कंडीशंस होती हैं जो आप उसको दे सकते हो और उस पर काम कर सकते हो। उसके बाद वो आपको पढ़ा रहा है फ्लो चार्टिंग। फ्लो चार्टिंग क्या होता है कि आपने जो भी आपने प्रोग्राम करने लगे, लिखने से पहले होता है, आप उसका एक फ़्लो चार्ट बना लेते हो, एक फ़्लो डायरेक्शन बना लेते हो कि ये काम होगा तो ऐसे हो जाएगा, अगर ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा। लाइक स्टार्ट के लिए आप ये यूज़ करते हो ओवल सी शेप, कोई डिसीजन है तो ये डायमंड है, प्रोसेस है तो ये रेक्टेंगल है, कंटिन्यू मार के आप यहाँ से आगे कंटिन्यू कर दोगे। फ्लो लाइन जो है ये एरो शो होगा कि फ्लो कैसे हो रहा है। जैसे इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन प्रोसेस, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो उसको प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दो। अब हम पहला प्रोग्राम देखते हैं। उसके अंदर क्या कह रहा है, अगर आमर एज इज़ ग्रेटर देन अमार एज देन डिस्प्ले आमर इज़ ओल्डर देन अमार। सिंपल एक प्रोग्राम है, एक इफ़ का उसने कहा है कि अगर मार वो ज़्यादा है, जैसे हमने एज 1 इज़ ग्रेटर देन एज 2 हमने पढ़ा था, उधर उसकी जगह हमने उसका नाम लिख दिया वेरिएबल। कंप्यूटर को नहीं पता, हमने वो लिख दो या ये लिख दो। तो प्रोग्राम टेस्ट इफ एज ऑफ द आर्मर इज ग्रेटर देन एज 2, हमने प्लीज एंटर द एज 1 एंटर किया। अब उसके अंदर हमने पहले से ही वेरिएबल में एज इनिशियलाइज करा ली थी,
हमने उसको यूज़र से नहीं पूछा था। अब यहाँ पर हम यूज़र से पूछ रहे हैं कि आमर एज कितनी है, अमार की एज कितनी है। अब उसके बाद टेस्ट परफॉर्म हो रहा है, आमर इज ओल्डर देन अमार। अगर वो होगा तो तब, अगर नहीं होगा, यहाँ लेस देन साइन लिख के आप बड़ी एज लिख के या छोटी एज लिख के देखेंगे क्या होता है। ये आपका अपना एज अ टास्क मैं दे रहा हूँ कि आप इसको परफॉर्म करके देखें। अब उसको उसने बेहतर एलेबोरेट किया है कि वो कहता है कि जब हम ये करेंगे तब एक ही कंडीशन है ना, हमारे पास लेस देन नहीं है, हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे। अब उसने क्या किया, दो इफ लगा दिए। पहले इफ होगा फिर इफ होगा। अगर एज ग्रेटर देन है तो अमार इज ओल्डर, अगर लेस देन है तो अमार इज यंगर। अब कंडीशन दोनों आ गई, सेम प्रोग्राम है, सिर्फ एक और इफ ऐड हो गया, लेकिन ये बेटर स्ट्रक्चर नहीं है। The if statement are tested and if statement will be executed if the condition evaluated true। वो कंडीशन if की जब evaluate होती है जब वो कंडीशन true होगी। अब उसको कैसे कंपाइलर को पता चलेगा कि कौन सा if कैलकुलेट करना है। यहाँ आपने ये चीज़ सोची कि कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि उसने ये if कैलकुलेट करना है कि ये करना है, उसको कैसे पता चलेगा। आप अगर ये जी आपको तो पता चल रहा है, आपके पास दिमाग है, आप यूज़ कर रहे हो, आप कह रहे हैं यार अगर वो बड़ी लिख देंगे छोटी लिखेंगे, ये आपने एक्सपेरिमेंट अपने पास करना है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि यार वो कौन सी इफ कंपाइलर कौन सी इफ पकड़ेगा, आपको क्या आउटपुट आएगा इससे। यार थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो इसलिए वो एक C++ में स्ट्रक्चर आता है इफ कंडीशन, उसके बाद स्टेटमेंट एल्स, एल्स इफ एल्स स्ट्रक्चर। ये भी पेपर में पूछा जाता है, इफ एल्स का स्ट्रक्चर बताएंगे। इफ एल्स का यहाँ फ्लो चार्ट बनाने के लिए आ जाता है, या फिर इफ एल्स का आ जाता है स्ट्रक्चर बताएं कि कोड लिख के बताएं उसका, कि सिंटेक्स बताएं। कोड नहीं, सॉरी, सिंटेक्स का वर्ड लिखा जाता था। इफ हमार एज इज ग्रेटर देन सी आउट हमार इज ओल्डर, एल्स हमार इज यंगर देन आमिर इज यंगर देन हमार। ठीक है, अब ये बेटर स्ट्रक्चर हो गया, बेहतर स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका हम देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट कैसा बना। अब उसने कहा इज ग्रेटर देन, अगर तो ग्रेटर देन है डिस्प्ले हमार इज ओल्डर देन, एल्स अगर ये ट्रू हो जाती है तो फिर ये इस बॉक्स में जाएगा, इस रेक्टेंगल में पहले में। अगर वो फॉल्स हो जाती है तो वो फिर दूसरे की तरफ चला जाएगा। इफ एल्स बेसिकली ट्रू फॉल्स पे काम कर रहा है, कंडीशन ठीक हुई है, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो, उस ब्लॉक ऑफ कंडीशंस को एग्जीक्यूट कर दो। ये ब्लॉक ऑफ कंडीशंस है, इसके अंदर, इसके अलावा आप अपने पास से भी कोई कंडीशन आप सी आउट बना के लिख सकते हो, वो एज इट इज़ प्रिंट कर देगा, कंपाइलर को नहीं पता। अगर आप इसको में एल्स में कुछ कर देते हो तो वो भी एज इट इज़ प्रिंट कर देगा, बस कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जहाँ कंडीशन ट्रू हुई उसने उसकी स्टेटमेंट प्रिंट कर देनी। अच्छा, अब हम इसके बाद आगे चल रहे हैं, एक और चीज़ आ जाती है लॉजिकल ऑपरेटर। जब आपको मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना हो, ये तो अभी आप एक कर रहे हैं, एक कंडीशन है, मल्टीपल कंडीशंस को एग्जीक्यूट करना हो, स्टेटमेंट को नहीं। अगर आपके पास एज के साथ हाइट का फैक्टर भी आप ऐड कर देते हो कि हम इतनी एज होनी चाहिए और इतनी हाइट होनी चाहिए, तो ये हमारे इस तरह आउटपुट आ जाए। उसके लिए हमारे पास एंड और दो एक्सप्रेशन यूज होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर जिसको बोलते हैं एंड और नॉट। ठीक है, अब इसमें ये ट्रू कंडीशन कब होगी उसको देख लें। ये आपका ट्रुथ टेबल बना हुआ है कि अगर एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 फॉल्स हो जाएगा तो एंड ऑपरेटर फॉल्स होगा। जो और ऑपरेटर है, ये और ऑपरेटर का साइन है, ठीक है, और ये एंड ऑपरेटर का साइन है। एंड ऑपरेटर जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे वो ट्रू नहीं होगा, उसकी कंडीशन, उसकी स्टेटमेंट उसके नीचे जो ट्रू होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन जो और ऑपरेटर है उसमें जब दोनों फॉल्स नहीं होंगे तब तक वो ट्रू फॉल्स नहीं होगा, अदरवाइज वो ट्रू ही होगा। देखें उसके अंदर ये फॉल्स है, ये ट्रू है, पहली एक्सप्रेशन फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, उसने ट्रू दे दिया, फिर दोनों फॉल्स हैं तो उसने फॉल्स दिया। ठीक है, जस्ट ये बात है। अब हम एक इसमें और होता है नॉट, उसने जैसे हमने पहले पढ़ा था नॉट का साइन ये है। इफ एज, इसका क्या मतलब है, अगर एज ग्रेटर देन 18, द एज इज लेस देन 18, इसका उल्टा मतलब होगा
वो उल्टा कर देता है कंडीशन को। ये कंडीशन जो है कि एज इज ग्रेटर देन 18, अगर एज ग्रेटर देन 18 है वो प्रिंट कर रहा है एज इज लेस देन, इसका मतलब ये वो नोट ऑपरेटर ये करता है कि वो उल्टा कर देता है। अगर वो ट्रू हो, कंडीशन ट्रू हो रही हो तो उसका उल्टा करके फॉल्स कर देगा। अगर वो फॉल्स है तो उसका उल्टा करके ट्रू कर देगा, उसको उल्ट कर देगा, कंडीशन को रिवर्ट कर देगा। एज इज ग्रेटर देन 18 है तो वो एज इज लेस देन 18 कर देगा। ये देखें, ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। ठीक है, अब इसी का बेस के ऊपर करता हुआ एक और प्रोग्राम है, मैं सिर्फ इसका फ्लो चार्ट दिखाऊंगा, आपने करना खुद से है। अगर एक इफ़ अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 5000 अगर अमाउंट है तो कैलकुलेट द डिस्काउंट 15% एंड डिस्प्ले द नेट पेएबल अमाउंट। ठीक है, डिस्काउंट 15% कैलकुलेट करके नेट अमाउंट आप दिखा दो। अगर अमाउंट 5000 से ऊपर है किया, आप ऑनलाइन स्टोर पे जाते होंगे ऑनलाइन शॉपिंग करने, तो उन्होंने लिखा होता है कि अगर आप इतने पे कैलकुलेट इतना, आप अगर आप 2000 या 3000 या 4000 का परचेज करेंगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा या शिपिंग फ्री हो जाएगी। देखा हुआ ना आपने? तो वहाँ पर भी यही कंडीशन लगी होती है। जैसे ही आप कार्ट के अंदर आप उससे ज़्यादा का डालते हो तो वो पीछे से वो ऑटोमेटिकली एलुएट करके आपकी वो शिपिंग फ़ी या जो डिस्काउंट आपको देना होता है वो दे देता है। अगर अमाउंट उससे छोटी है तो वो कहता है कि 10% डिस्काउंट दो, नेट पेएबल दे दो। अगर ज़्यादा होगी तो 15% देगा। अब इसका कोड जो है मैं वो आपको आप पे छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा कम्प्लेक्स कोड है, केयरफुली देखना है। इसकी टिप्स है, ऑलवेज पुट द ब्रेसेस इन इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हमेशा ब्रेसेस देनी है, जो कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं, और जो आपने कंडीशन देनी है हमेशा उसको वो गोल ब्रैकेट ब्रेसेस के अंदर लिखना है, और कर्ली ब्रैकेट जो नीचे स्टेटमेंट है उनको लिखना है। टाइप द बिगिनिंग एंडिंग ब्रेसेस बिफोर टाइपिंग। वही बात उसने कहा है कि शुरू और आखिर वाली हमेशा ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। ब्रेसेस यूज़ कर रहे हो, ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हो, पैरेंथेसिस यूज़ कर रहे हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग ज़रूर करना है। इंटेंड बोथ बॉडी स्टेटमेंट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इंडेंट का मतलब यहाँ पर वो ये कहना चाहता है कि इफ एल्स स्टेटमेंट की दोनों की बॉडी लाजमी लिखो और क्लियरली लिखो, ताकि जो रीडर हो उसको पता चल जाए कि इफ अगर कंडीशन ये ट्रू हो रही है तो इसका नतीजा क्या निकलना है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो तब क्या नतीजा निकलना है, या कोई और कंडीशन है उसका क्या नतीजा निकलना। बी केयरफुल बाय कंबाइनिंग द कंडीशन विद द लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के साथ जब आप जैसे एंड और हमने और नॉट यूज़ किया तो हमने बड़े ध्यान से करना है, नहीं तो कंप्यूटर को तो नहीं पता कि आप क्या कंडीशन यूज़ कर रहे हो। उसने तो जैसे कंपाइलर ने आना उसने कर देना। लाइक आप नोट यूज़ कर देते हो स्टार्ट में और कंडीशन लिख देते हो, वो तो उसको रिवर्ट कर देगा। अगर ट्रू आ रहा होगा तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स आ रही होगी तो ट्रू कर देगा। उससे आपके प्रोग्राम की सारी लॉजिक ख़राब हो जाएगी, आउटपुट आ जाएगा लेकिन लॉजिक ख़राब हो जाएगी। Use if else structure instead of a number of single selection if statement। अब वो ये बात यहाँ ये कह रहा है कि आप जैसे ऊपर हमने एक प्रोग्राम में किया था कि इफ एक इफ ख़त्म हुआ दूसरे में फिर इफ लगा लिया, फिर इफ लगा लिया। अब उससे स्ट्रक्चर से वो बेहतर ये है कि आप इफ के बाद एल्स यूज़ करो, मल्टीपल एल्स यूज़ कर सकते हो। आप बेशक 10 दफ़ा कंडीशन डिफरेंट एल्स यूज़ करो। ठीक है, आपके पास ऑप्शन होती है, 10 दफ़ा यूज़ कर दो, 50 दफ़ा कर दो, लेकिन एल्स को यूज़ करो, बार बार इफ़ ना करो। कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा इफ़ हमने कंपाइल करना है कौन सा नहीं करना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि अगर रेपिटेटिव स्ट्रक्चर हो और उसके अंदर ओवरफ्लो, अब इफ एल्स आप कितनी दफ़ा लिखोगे? 10 दफ़ा लिखोगे, 50 दफ़ा लिखोगे, 100 दफ़ा लिख लोगे, लेकिन वो तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा काम। उसके लिए लूप का स्ट्रक्चर रेपिटेटिव लूप स्ट्रक्चर होता है कि आप एक दफ़ा लिख लो। जैसे ये सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर इज, हमने ये सम किया कि पहले 1 से लेकर 10 तक करो, अब हम बारी बारी लिख रहे हैं। इसका क्या सोल्यूशन है कि हम वो एक ही दफ़ा लिख दें इसको। वो ऐसे हमारे पास हो तो वो ये लूप होती है वाइल लॉजिकल एक्सप्रेशन, उसके अंदर स्टेटमेंट 1 2 3 लिखो। अब मैं इसको आगे समझाता हूँ। ये वही सिंटेक्स हो गया वाइल लूप का, ये भी पेपर में पूछा जाता है। मैं इस प्रोग्राम की तरफ चलता हूँ। ये सारी बातें वो लिखी हुई हैं, मैं नीचे प्रोग्राम की तरफ आता हूँ। एवलेट द सम ऑफ 1000 इंटीजर, 1000 इंटीजर नंबर। अब इसमें देखें ये
ये कोई 7-8 लाइनों का कोड है, बल्कि 7-8 भी नहीं, बीच में 1 2 3 4 5 6 7 लाइनों का कोड। हाँ ठीक है, मैंने 7 पे जनरेट किया तो 7-8 लाइनों का कोड है। अब उसमें सबसे पहले देखें उन्होंने क्या सम कराया, इंटीजर एक और एक नंबर कराया। सम को उसने इनिशियलाइज करा दिया, हम यहाँ भी इनिशियलाइज करा सकते थे, उसने अलहदा से इनिशियलाइज करा दिया और नंबर को एज अ 1 करा दिया, यानी 1 से स्टार्ट होना है, 1000 तक जाना है एडिशन करते हुए। उसने वाइल लूप में कंडीशन दी कि नंबर लेस देन इज इक्वल टू 1000। नंबर जो है वो उसने 1000 पे जाके रुकेगा, वो नंबर 1 से लेके ऐड करना शुरू करेगा, 1000 तक जाएगा। अब एडिंग द इंटीजर टू द कंटेंट ऑफ सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर। सबसे पहले सम करेगा जो पहले आपके सम होगा, अभी तक तो इसके अंदर 1 पड़ा हुआ है, तो 1 + 1 क्या हुआ, 2 हो गया। अब नंबर के अंदर हमारे पास क्या पड़ा है, 1 पड़ा है। उसने कहा अब एडिंग द नंबर, अब इस नंबर के अंदर एक ऐड करते जाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 1 + 2 हो जाएगा। इस तरह चलते चलते ऑटोमेटिकली जो सम होगा ना, उसके अंदर वो नंबर इंक्रीज होता जाएगा, सम होता जाएगा। जो भी नंबर आएगा वो सम होता 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 होता, उसने कहा सम ऑफ, एंड पे उसने उसका आउटपुट कराया, तो वो 5050 यही आता है। आप इसको पेपर पे हल करके देख सकते हैं। आप छोटा नंबर यूज़ कर लें, 1000 ना यूज़ करें, या 50 कर लें, ठीक है। इसका एक फार्मूला भी होता है, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको इसका एक फार्मूला भी आप पढ़ते हैं, उसके थ्रू भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक एग्जांपल मौजूद है कि आपने रेपिटेटिव स्ट्रक्चर कैसे यूज़ करना है, बार बार आपको ना यूज़ करना पड़े, ठीक है। अब एक और मैं सैम्पल प्रोग्राम आपको बताता हूँ। वो कहता है कि सम ऑफ इवन नंबर फॉर गिवन अपर लिमिट, यानी आप एक अपर लिमिट दे दो कि उस लिमिट के अंदर रह के उससे जो जितने छोटे हैं ना इवन नंबर, जितने भी उस नंबर में आते हैं, 20 आप देते हो, 25 देते हैं, इसके अंदर जो भी इवन नंबर होंगे ना वो सारे स्क्रीन पे प्रिंट कर दो। अब उसने क्या किया, एक सम डिक्लेयर कराया, एक नंबर, एक अपर लिमिट। आप देख रहे हो क्या, गौर करना है कि आपने यहाँ भी इंटीजर ही उसने यूज़ किया है। उसको इंटीजर में वैल्यू चाहिए, उसको पॉइंट्स में वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि इवन नंबर पॉइंट में तो नहीं आएगा, ये भी चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले उसने सम को इनिशियलाइज करा लिया, नंबर को सिमिलरली। अब उसने यहाँ कहा है कि अपर लिमिट आप एंटर करो, आपसे सिर्फ उस प्रोग्राम के अंदर उसने पूछा है कि एक अपर लिमिट दे दो कि आप कहाँ कितने नंबर तक मैक्सिमम होना चाहिए, यूजिंग द वाइल लूप टू फाइंड द सम ऑफ इंटीजर। अब हमने उसी वाइल लूप की कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर दे दिया कि अपर लिमिट, हमारे पास अब लिमिट है, पहले तो हमने 1000 एंटर बाय डिफॉल्ट किया था ना, अब हम वो यहाँ पर अपर लिमिट आएगी जो हम एंटर करेंगे। हमने ऊपर एंटर कर दिया, 50 कर दिया, 40 कर दिया, 30 कर दिया, 20 कर दिया, 5 कर दिया, जो भी हम कर देंगे वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई है, और अब उसने उस पर ही काम करना है। अब इवन नंबर उसने कैसे कैलकुलेट करना है, उसकी स्टेटमेंट में देखें। वो कहता है कि मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय इक्वल टू का साइन मैंने पहले समझाया था कि इक्वल टू होता है कि उसके बराबर, कि इवन नंबर वो होता है, इवन नंबर उनको कहते हैं जो डिवाइडेड बाय 2 पे क्लियरली डिवाइड हो सकते हो, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 ये सारे इवन नंबर्स हैं। अब हर दफ़ा वो सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, जो भी सम आएगा हम उसका सम लेता जाएगा, और नंबर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा साथ साथ। जो हमने नंबर लिया था वो चलेगा कहाँ तक। अब वही सेम चीज़ हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन देखें वो सम भी उसी तरह यूज़ हो रहा है, नंबर में थोड़ी सी कंडीशन चेंज है, लेकिन वहाँ पर हम 1000 तक चलना था, यहाँ तक हम वो चलेंगे जहाँ तक हमने उसको अपर लिमिट दी हुई है। अगर अपर लिमिट यहाँ पर हमने 50 दी है, या उसने आउटपुट किया उसने 10 दी है, उसने इवन नंबर्स को प्रिंट नहीं कराना, उसने उनको सम लेते जाना है, ठीक है। तो वो 2 + 4 + 6 + 8 आप करके देखें कि आया वो जो है वहाँ तक आता है, ये 30 जो आप सही आ रहा है अगर 10 नंबर तक करें। अच्छा, अब ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ आई है कि उसने उसको एंड पे उसने, हम यहाँ पर ये भी कर सकते थे, सम की जगह हम इसको डायरेक्ट इवन नंबर भी प्रिंट करा सकते थे, ठीक है। ये भी हमारे पास ऑप्शन है, आपने ये सोचना है, खुद से सोचना है कि ये कैसे होगा। अब उसका नंबर का सम ना ले,
वो डिजिट निकालता जाए और वो प्रिंट करे, इवन नंबर्स को प्रिंट करे। जस्ट एन एग्जांपल, आप इसको खुद से करके देखिएगा। अब उसने एक एग्जांपल दी है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर ना हो तो हमें इवन नंबर कैसे फाइंड करेंगे, उसका इसने फार्मूला आपको बना के दिया है। इफ 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर डिवाइडेड बाय 2, पहले नंबर को हम डिवाइड करेंगे 2 पे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो वो इक्वल टू जो भी वो वैल्यू बचेगी वो आपका मॉडुलस की जो आपका रिमाइंडर होगा वो देगा। ये इसका C++ का उसने एक फार्मूला क्रिएट किया। अच्छा, अब वो एक आपको एक जस्ट फॉर फन जो है, ये एक आप इसमें ये आपका लेक्चर भी जो अगर आपने मेन सुना हो तो उसमें ये जस्ट फॉर फन होता है, इनफाइनाइट लूप। ये आपने अपने कंप्यूटर पर रन नहीं करनी, नहीं तो ये इसकी कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगी और ये लूप चलती जाएगी। आपने अपर लिमिट कितना दे दिया, यहाँ पर आप वो मैं आपको समझाता हूँ कि वो कैसे दे रहा है। अब अपर लिमिट आप 50,000 दे देते हो, ठीक है। नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1 हो गया। The value of number will not change. The condition in while loop will always be true. Loop will be executed forever such that अब उससे क्या होगा, अगर आप बहुत बड़ा नंबर दे देते हो या ज़ीरो दे देते हो, if the you enter the value for upper limit, the while loop we tested is less than return false, the control of program will go to the next statement after while loop. The statement in while loop will not be executed even for a single time, so the property of while loop that may be resulted. अब ये दो चीज़ें आपको बता रहा है। इनफाइनाइट लूप कैसे बनेगी कि आपको 50,000 1,00,000 वैल्यू दे देते हो, ठीक है। तो आपको जो ये बात समझा रहा है मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि आप देते हो तो वो चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं, उसको नहीं, वो तो कैलकुलेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। अगर आप उसको सम ले रहे हो तो वो कंप्यूटर इतना है स्मार्ट एफिशिएंट कि वो सम लेके आपको दे देगा। लेकिन अगर आप नंबर प्रिंट कराते हो कि आप एक एक नंबर प्रिंट करते जाओ 1 से लेके 50,000 तक, तो वो तो चलता जाएगा स्क्रीन पे चलता ही जाएगा। ये आपने अपने पास करके देखना है कि सम नहीं आपने कराना उसका, आपको इनको बड़ा सा नंबर दे के डिजिट प्रिंट कराने हैं 1 से लेके 50,000 लाख तक। उसके बाद दूसरी चीज़ कह रहा है कि अगर आप अपर लिमिट जो है वो ज़ीरो दे देते हो तो फिर क्या होगा। वो स्टेटमेंट तो सिर्फ एक ही है यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए, यही इफ़ का स्ट्रक्चर उसके अंदर चल रहा है। तो अगर आप अपर लिमिट ज़ीरो दे देते हो तो क्या होगा, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा साथ। वाइल लूप इज़ टर्मिनेटेड, उसकी कंडीशन जो है वो हम यहाँ देख रहे हैं, वाइल इज़ लूप कंडीशन ट्रू नो, तो उसी वक्त एग्जिट करके बाहर निकल जाएगा। अगर नहीं तो यस उसको प्रोसेस करेगा और उसको फिर दोबारा उसी लूप के अंदर चलाता चला जाएगा जब तक उसकी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो जाती, ठीक है। अब एक और उसका एग्जांपल है फ्लो, आपने फिक्टोरियल मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, मैं जस्ट आपको इसको ओवरव्यू कराने की कोशिश करूँगा कि फ्लो चार्ट से फैक्टोरियल इज इक्वल टू इनिशियलाइज उसे हम कर लेंगे 1 से, नंबर इज इक्वल टू यूज़र इनपुट, जो यूज़र इनपुट देगा हम वो उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल कैसे होता है, नंबर इज ग्रेटर देन, नंबर को फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, पहली कंडीशन हमने ये रख दी। उसके बाद फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय नंबर, जो भी नंबर होगा उससे पहले मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसमें से एक नंबर निकालेगा, फिर ऊपर जाएगा वो देखेगा 1 तो नहीं आ गया, ग्रेटर देन 1 ही है ना, फिर दोबारा करेगा उसे मल्टीप्लाई करेगा। जैसे हम 5 का फैक्टोरियल लेते हैं, पहले वो 5 लेगा, चलेगी लूप, उसको दूसरा नंबर की तरफ जब वो नंबर को चेक करेगा 1 से बड़ा ही है, अच्छा बड़ा है तो माइनस हमने कर दिया तो 4 हो जाएगा, फिर लूप चलेगी, फिर वो 3 हो जाएगा, फिर लूप चलेगी, फिर 2 हो जाएगा, फिर लूप चलेगी 1 हो जाएगा, 1 पे आके लूप टर्मिनेट होकर पारी हो जाएगी। बस ये काम है इस प्रोग्राम में। सिर्फ ये आपने एक देख लेना कि नंबर हमने पहले एडिशन करते थे, नंबर इज इक्वल टू नंबर 1, कि हम ऐड हो नंबर के अंदर, यहाँ पर हम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फैक्टोरियल में हमने रिवर्स चलना होता है, आगे को नहीं जाना पीछे को जाना है, तो ये कंडीशन आपने देख लेनी है। और यहाँ पर आपने एक और चीज़ भी देखनी है कि हमने कंडीशन अगर हम ग्रेटर देन 1 क्यों लिखा है, उसे कम कंडीशन ये क्यों दिया है कि वो 1 से बड़ा हो नंबर, ठीक है। वो क्यों है फैक्टोरियल में ऐसे क्यों होता है,
अगर हम ग्रेटर देन 0 लिखते हैं तो क्या होता? ये आपका अपना जो है वो आपने खुद से एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। कुछ एक्सरसाइज मैंने दी हैं। सम ऑफ ऑड नंबर फॉर गिवन अपर लिमिट। ऑड नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपने अब उसी प्रोग्राम को जो ऊपर है उसको आपने मॉडिफाई करके खुद से लिखना है कि कैसे होगा, और उसका फ्लो चार्ट भी लिखना है। फ्लो चार्ट तो सेम ही होगा बिल्कुल। कैलकुलेट द सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर सेपरेटली फॉर गिवन अपर लिमिट यूजिंग ओनली वन लूप स्ट्रक्चर के थ्रू। उसी लूप स्ट्रक्चर के अंदर इवन नंबर भी कैलकुलेट करना है और ऑड नंबर भी करना है और उसका फ्लो चार्ट भी ड्रा करना है। वो कैसे होगा ये भी आपने करना है खुद से। ये आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि उस सेम एज इट इज़ कोड होगा। अगर आप ऑड नंबर का सक्सेसफुली लिख लेते हैं तो उसी कोड को आपने नीचे लिख के सेम कोड को यूज़ करना है। अलहदा से लूप नहीं लिखनी है, अलहदा से कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना, उसी के अंदर ही आएगा फ्लो चार्ट में। नीचे एक अगर आप इवन का लिख रहे हैं तो ओड का भी वहीं पर ही आ जाएगा साथ ही नीचे। उसी एक लूप के स्ट्रक्चर के अंदर ही वो सारा कुछ चलेगा। बस इस चीज़ का ख्याल आपने थोड़ा सा रखना है कि ओड को कैसे कंडीशन बनेगी। वो आप इंटरनेट से सर्च करें या खुद सोचें, वो देखें आप। अब कुछ टिप है। ऑलवेज यूज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम जितने हों वो खुद से अपने आप को एक्सप्लेन करते हों कि वो क्या है। लाइक इंटीजर है, लाइक इवन नंबर आप कैलकुलेट कर रहे हो, ओड नंबर कैलकुलेट कर रहे हो, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, उसका नाम प्रॉपर होना चाहिए। खुद को एक्सप्लेन कर रहा हो। प्रैक्टिस लॉट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते जाएं, बार बार कोड की प्रैक्टिस करते जाएं। जैसे मैथमेटिक्स है, सिमिलरली प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग को सीखना है तो आपको बार बार डेली रेपिटेटिवली प्रैक्टिस करते रहना होगा, कंटिन्यूसली करते जाना होगा, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं आएगा। वाइल लूप में एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम। वाइल लूप जो वो कम से कम 0 एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होती है, एग्जीक्यूट होनी चाहिए। कम से कम यहाँ तो वो एग्जीक्यूट होनी ही नहीं चाहिए, यहाँ वो ज़्यादा टाइम एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ठीक है। इसमें ये कंडीशन नहीं है कि वो कम से कम एक दफ़ा लेट होगी। एक आगे हम वाइल लूप पढ़ेंगे, फिर मैंने गलत शायद स्टेटमेंट पहले बोल दी कि वाइल लूप यहाँ तो वो एग्जीक्यूट बिल्कुल नहीं होगी, 0 टाइम टर्मिनेट हो जाएगी। यहाँ वो आप जो कंडीशन उसको दोगे उतनी दफ़ा कैलकुलेट होगी। आगे हम डू वाइल लूप पढ़ेंगे जो कम से कम एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होती है। उसने एक दफ़ा कंडीशन ज़रूर, पहले वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती है फिर कंडीशन चेक करती है, तो वो एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होगी। मेक श्योर दैट द लूप टेस्ट कंडीशन हैज़ एक्सेप्टेबल एग्जिट। जैसे हमने इन्फानाइट लूप पढ़ा था कि ऐसा ज़रूर लूप टेस्ट में आपने करना ज़रूर है कि जो टेस्ट कंडीशन हो उसका कोई एंड ज़रूर हो। वो ये ना हो कि चलती चली जाए, चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही, ऐसे बिल्कुल नहीं होना। नहीं तो फिर आपको इश्यूज फेस होंगे कि वो जब आप कम्प्लेक्स प्रोग्राम की तरफ जाएंगे जिसमें कोई 5-6 मुख्तलिफ लूप लगी हैं और उसमें बाई मिस्टेक आपने ऐसी लगा दी कि जिसका कोई एग्जिट नहीं है, कोई इन्फानाइट लूप है, वो सारा आपका प्रोग्राम ख़राब हो जाएगा। तो ये कभी भी यूज़ नहीं करनी है, आपको अच्छी टिप्स दी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो है वो लेक्चर का इख्तिताम हो गया है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का। इसमें मैंने लेक्चर नंबर 4 से लेक्चर नंबर 6 तक कवर किया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कोई बात आपको समझ नहीं आई। मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो पेपर की तैयारी अच्छी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।